नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 33 लेकर आए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर तथा जनरल एवरेज से क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आपको एक प्रश्न के लिए 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा। आप अपने उत्तर बताएंगे, उसके बाद मैं उसका उत्तर बताऊंगा सही। उसके बाद जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को एक एक करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। बताइए कि इसमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है, आप देखिए जो ध्वनि होती है सबसे तेज कहाँ पर यात्रा करती है? स्टील में यात्रा करती है। ध्वनि कैसी तरंगे है? ध्वनि जो है आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। याद रखिएगा ध्वनि कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंग। यात्री तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। वैसी तरंगे जो समानांतर चलती हैं किरण के, उनको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। इसमें पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे जो है, इसमें जो है जब इसका परावर्तन होता है उसे सुनने के लिए कितनी दूरी होती है? तो 17 मीटर। याद रखिएगा। और जो हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड रहता है? तो 1/10 सेकंड रहता है। इसको भी याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्वनि से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है मैं यहाँ पर सबको बता दे रहा हूँ। यहाँ पूछा जाता है ध्वनि का प्रभाव। तो ध्वनि का प्रभाव दाब पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, ध्वनि का प्रभाव ताप पर पड़ता है। अगर ध्वनि का प्रभाव 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो इसमें ध्वनि की चाल 0.5 मीटर प्रति सेकंड क्या होती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इसको याद रखिएगा, 0.16% क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको भी याद रखिएगा। पूछा जाता है ध्वनि का जो है आवृत्ति पर प्रभाव पूरा जाता है। ध्वनि का आवृत्ति पर प्रभाव, नमी युक्त ध्वनि अगर रहेगी, नमी युक्त जो है वायु रहेगा, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा, नमी युक्त जो है वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और पूछा जाता है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो मैक संख्या में मापा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ध्वनि की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। अब पूछा जाता है कि ध्वनि का जो है मापन किस में किया जाता है? तो डेसिबल में। याद रखिएगा, डेसिबल में इसका जो है मापन किया जाता है। ध्वनि को किस में नापते हैं? तो डेसिबल में। ये था कुछ महत्वपूर्ण। और इसमें बात करते हैं तो पहला हो जाएगा, देखिए ध्वनि जो है जितना ठोस वस्तु रहेगी उसमें सबसे तेज, फिर द्रव में सबसे तेज, फिर सबसे कम गैस में चलती है। तो इसमें स्टील में प्रथम स्थान पर हो जाएगा, द्वितीय स्थान में आपका जल हो जाएगा और तृतीय स्थान पर आपका वायु हो जाता है। याद रखिएगा, ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल निर्वात में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? जल्दी से बताइए। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें क्या दिया गया है? व्यतिकरण दिया गया है, विवर्तन दिया गया है, ध्रुवीकरण दिया गया है, अपवर्तन दिया गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बताइए, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या अपवर्तन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ये प्रकाश के सहायक होती है वह पर ध्रुवीकरण कहलाती है। अच्छा बताइए ध्रुवीकरण क्या होती है? ध्रुवीकरण एक जो है प्रकाश संबंधित ऐसी घटना है जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर करती है। याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड और जो है आपका जो है ये जो है आपका ट्रांसफर वेव में क्या करती है? अंतर करती है। और अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती। याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है लॉन्गिट्यूड, उसमें जो है ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसफर वेव में जो है ध्रुवण की घटना आपकी होती है। और इसमें क्या कहता है, यदि प्रकाश के तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत रूप में होते हैं। याद रखिएगा, किसमें? लंबवत रूप में होंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रकाश के ध्रुवण की घटना होती है। जब प्रकाश लंबवत चलता है तो उसमें जितनी भी जो है प्रकाश तरंग एक ही दिशा में चलती हैं, जबकि सममित नहीं होती। याद रखिएगा, ऐसी घटना को जो है ध्रुवीकरण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, जो प्रकाश इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें जो है पोलराइजेशन की जो घटना होती है अनुप्रस्थ तरंग में होती है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो व्यतिकरण क्या है? प्रकाश का भी ये भी गुण है। तो प्रकाश के गुण इसमें क्या होता है
कि दो आयाम की तरंगे या आवृत्ति की तरंगे जब एक ही स्थान पर जानती है तो अध्यारोपण के कारण उसमें क्या होती है, उनके जो है जो प्रकाश होती है उसमें क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पर ज़्यादा रोशनी तो कहीं पर कम रोशनी, ऐसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। विवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश का विवर्तन भी एक गुण है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किसी जो है माध्यम में जाता है तो अवरोध के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। डायफ्रेक्शन, इसको भी याद रखिएगा। अपवर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश का ये महत्वपूर्ण गुण है। इसमें क्या होता है कि अपवर्तन की घटना ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर द्रव में अंशतः डूबी हुई जो है छड़ सीधी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। याद रखिएगा, जैसे कोई द्रव है उसमें जो छड़ रहती है वो हमको कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य भी जो है क्या देता है, हमको बाद दिखाई देता है। यानी कि जैसे कोई सूर्योदय अस्त हो गया तो उसके पहले भी वो थोड़ा थोड़ा हमको दिखाई देता है। पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन की घटना कहते हैं। याद रखिएगा, जो प्रकाश है, प्रकाश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश जो है फिजिक्स का पार्ट है। इसमें जो है जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, तो जान लीजिए उसमें 4 क्वेश्चन सिर्फ प्रकाश से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रकाश वाला चैप्टर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए तथा जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक माइका, तांबा, चांदी या स्वर्ण। यहाँ विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चांदी हो जाएगा। चांदी में क्या होता है, ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो अभ्रक होता है, माइका को हम अभ्रक कहते हैं, याद रखिएगा। माइका को अभ्रक भी कहा जाता है। स्वर्ण जो है इसमें जो है अल्प मात्रा में जो है विद्युत जो है इसमें जो है सबसे सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण में भी पाया जाता है। लेकिन क्या करता है कि स्वर्ण में जो है क्योंकि ये महंगा होता है इसलिए हम इसको लगा नहीं सकते, इसलिए चांदी का हम उपयोग करते हैं। चांदी में सर्वाधिक मात्रा में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसको भी याद रखिएगा। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए। 45, 44, 40 या 46। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 46। मनुष्य में बताया जाता है 2 गोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 के पेयर में होते हैं, तो 23 अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46 गुणसूत्रों की बात करते हैं। तो ये जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रिका होती है। केंद्रिका जो है जो केंद्रक होता है उसी के अंदर क्या होता है, ये क्रोमेटिन धागे के रूप में पाई जाती है। याद रखिएगा, जो ये DNA के रूप में ये ऐसे बधे हुए होते हैं। तो ये DNA का पूछा जाता है कि मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने DNA का मॉडल दिया था। याद रखिएगा, गुणसूत्र कैसे होते हैं, DNA के रूप में होते हैं। और गुणसूत्रों की इकाई पूछा जाता है तो इनकी इकाई जीन होती, याद रखिएगा, जीन। और इनकी जीन की खोज किसने की थी, तो जॉन हान्सन ने जीन की खोज की थी। याद रखिए, गुणसूत्रों की इकाई क्या है, गुणसूत्रों की इकाई जीन है। और जीन की खोज किसने की थी, जॉन हान्सन। याद रखिएगा, जॉन हान्सन ने क्या किए थे, गुणसूत्रों की खोज किए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितनी कोशिका गुणसूत्रों के, तो 46 आप आंसर बताएंगे। याद रखिएगा 46। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, बताइए। सांस लेने में जो मदद करती क्या है, यह नाथुना है, स्फेरिकल है, और आपका फेफड़ा या गिल्स है, बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर गिल्स हो जाएगा। जो हमारी मछली होती है जो तालाब में पाई जाती है, नदियों में पाई जाती है, उसमें क्या होता है कि यहाँ फेफड़े द्वारा सांस न लेकर गिल्स द्वारा लिया जाता है। क्योंकि पानी जो होता है वो बुलबुले के रूप में जो है ऑक्सीजन जब लेती हैं तो जो बुलबुला होता है उसमें ऑक्सीजन भरा रहता है, उसी से ये जो है सांस लेती हैं, इसलिए उनके शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन पहुँचता है। और फेफड़ों की बात करते हैं तो फेफड़ों में मानव जो है ये सब इस टाइप के जो जितने भी जंतु हैं जैसे पक्षी हो गए, ये सब फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं। और जो मछली है, पूछा जाता है कि कौन सी मछली सबसे भारी होती है, तो व्हेल मछली सबसे ज़्यादा भारी होती है। याद रखिएगा। और सबसे शिकारी मछली तो आप बताएंगे, ये शार्क मछली शिकारी मछली के नाम से जानी जाती है। अच्छा, पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन करता है, तो याद रखिएगा, मछली का उत्पादन करने वाला तमिलनाडु इस समय प्रेजेंट स्थान पर प्रथम स्थान पर है। इससे पहले गुजरात था। मछली पालन में भारत में सर्वाधिक मात्रा में यह जैसे मछली पालन को क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर। याद रखिएगा, पीसी कल्चर को मछली पालन कहा जाता है। पीसी कल्चर, मछली पालन के जो है पीसी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रक्त में पाई जाने वाली धातु है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी, बताइए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना आंसर बताइए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लोहा। याद रखिएगा, रक्त जो है 3 टाइप से मिलकर बने होते हैं। ये तत्व के कौन कौन से, आरबीसी हो गए, आपका जो है डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, और ये तो आपका एक पार्ट हो गया, इसमें प्लाज्मा भी पाया जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कितने % पानी पाया जाता है या जल पाया जाता है। तो याद रखिएगा 90% आपका वाटर पाया जाता है प्लाज्मा में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फिजिक्स का, बायोलॉजी का। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्लाज्मा में कितने % वाटर पाया जाता है। तो आप बताइएगा 90%, यानी कि 90% आपका वाटर पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आपका 120 दिन होता है। आरबीसी के कब्रका को फ्लीहा कहते हैं। ये आरबीसी का काम क्या है, तो ये जो है शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त, और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। तो यही जो हीमोग्लोबिन आपका आरबीसी में पाया जाता है, तो यही आपका क्या है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है, एक जो है आपका वर्णक है, और ये जो है ग्लोबिन क्या है, आपका जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो ये लाल वर्णक, यही आपको हिम जो है लोहा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये आपका किस रूप में होता है, तो ये आपका फेरिक रूप में होता है, F3 के रूप में होता है। और जो फेरस होता है उसमें क्या होता है, ये पौधों में पाया जाता है F2 के रूप में। तो मनुष्य में फेरिक जो है रूप में पाया जाता है लोहा, और पौधों में फेरस के रूप में लोहा पाया जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं जो आरबीसी थी, इसका जीवन काल हम बताएं 120 दिन होता है, और ये आपका जो है ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होती है। और अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी, ये क्या करती है, वायरस और कीटाणुओं को क्या करती है, शरीर में जाने से नष्ट करती है। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। पूछा जाता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो सोडियम एक धातु है। इसमें क्या होता है कि जब इसको खुले में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेलों में रखा जाता है। याद रखिएगा, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। और एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। याद रखिएगा, एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। जिंक की अगर बात करें तो आपने इंसुलिन पढ़े ही होंगे, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिंक या जस्ता कहाँ पर पाया जाता है, तो इंसुलिन एक ऐसे जो है धातु जो कि बीटा कोशिकाओं से निकलती है। याद रखिएगा, जो पेनक्रियाज होती है उसकी बीटा कोशिकाओं से निकलता है, और इसकी कमी से जो है मनुष्य में क्या हो जाता है, हाई, ये आपका डायबिटीज़, याद रखिएगा डायबिटीज़ हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रोग है। इसमें जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, डायबिटीज़ किसी कमी को जाता है, तो इंसुलिन के अल्पस्रावण से डायबिटीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन अल्पस्रावण होगा तो शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, चीनी की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो है यहाँ पर जो आपका डायबिटीज़ रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाता है इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जिंक। कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं, और कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, तो कैल्शियम मिलता है। याद रखिएगा, विटामिन डी कैल्शियम का महत्वपूर्ण जो है स्रोत है, और यहाँ पे जो हड्डी जो है इससे संबंधित है कैल्शियम से। याद रखिएगा कैल्शियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किया था, बताइए। दादा भाई नौरोजी, M.N. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को आप शेयर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि हमको इससे मोटिवेशन भी मिलता है, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लेते हैं। जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन, इनकी एक थ्योरी है ड्रेन थ्योरी। याद रखिएगा, ड्रेन थ्योरी किसकी है, तो ड्रेन थ्योरी आपकी जो है दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। जो आर्थिक दोहन के संबंध में भारत का था, कि अंग्रेज यहाँ से जितने भी जो है पैसे वैसे रहते थे सब उठा के लंदन ले जाते थे, उसी को दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन के रूप में शामिल किया। और दादा भाई नौरोजी को वृद्ध मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी से बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक भारत में पूछा जाता है। इन्होंने अगर बात करते हैं तो 18
1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1843 ईस्वी में किए थे। और 1851 ईस्वी में, याद रखिएगा, रहनुमाई मजदयासन सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसकी स्थापना किए थे? ईस्ट इंडिया या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इनकी एक पुस्तक थी 1851 में, इन्होंने लिखा था रफ्त गुप्तार। याद रखिएगा, रफ्त गुप्तार किसकी पुस्तक का नाम है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है, इसको भी याद रखिएगा। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो एम.एन. राय की अगर बात करते हैं तो इन्होंने दी रेडिकल, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दी रेडिकल डेमोक्रेसी ऑफ पार्टी की स्थापना किए थे। दी रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किए थे 1900, आपको याद रखिएगा 1940 ईस्वी में। कहाँ पर किए थे? तो बंगाल में किए थे, इसको भी याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे? एम.एन. राय। तो दी रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना 1940 ईस्वी में किसने किए थे? एम.एन. राय। अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किए थे? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण ने। इनकी एक जो उक्ति है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित? तो जयप्रकाश नारायण से, याद रखिएगा। और इन्होंने लिखा था कि समाजवाद ही क्यों, याद रखिएगा, समाजवाद ही क्यों। इनकी एक पुस्तक का नाम है समाजवाद ही क्यों, इनकी पुस्तक का नाम है जयप्रकाश नारायण। और ये जो राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं तो ये जो आपका जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हो रही थी, उसके जो है सदस्य मेंबर थे, उसमें भी राम मनोहर लोहिया शामिल थे, इसको भी याद रखिएगा। राम मनोहर लोहिया इसमें सदस्य थे, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि जो है इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो बम्बई में किए थे, याद रखिएगा, बम्बई में किए थे आपका जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए और उसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए। इसके PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको जो है PDF लिंक करके जितने भी फैक्ट इसमें बताए जा रहे हैं सब आप उसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए यहाँ पर जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम सम्राट थे या अंतिम मुगल सम्राट थे? बताइए कौन सा ऑप्शन है? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। इनको जफर के नाम से यह भी याद रखे, बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से भी याद किया जाता था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था, याद रखिएगा, रंगून भेज दिया था। रंगून उस समय वर्मा की राजधानी थी, यहीं पर इनको मृत्यु हो गई, याद करिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट थे, इनको अंग्रेजों ने कहाँ पर भेजा था? तो रंगून में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात करते हैं आलमगीर द्वितीय की। तो आलमगीर द्वितीय के समय आप याद रखिएगा जो है 1757 की क्रांति हुई थी, अंग्रेजों और लॉर्ड क्लाइव थे अंग्रेज की तरफ से, और यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला थे। तो बंगाल में जो विद्रोह हुआ था तो उस समय आलमगीर द्वितीय जो है मुगल बादशाह थे, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो शाह आलम द्वितीय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और शाह आलम द्वितीय से याद रखिएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और जो है शाह आलम द्वितीय के बीच में 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल सम्राटों ने कब इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी को इसको अपनी राजधानी बनाए थे, याद रखिएगा, 1765 में इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाए थे। और अकबर द्वितीय की बात करते हैं तो ये जो है अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी था, याद रखिएगा, पूर्ण रूप से पेंशन भोगी था। इसके जो है कोई भी इसमें जो है बाध्यता नहीं थी, ये पूर्ण रूप से पेंशन भोगी था। इसमें कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मनोहर राय को जो है कहाँ पर भेजा था? इंग्लैंड भेजा था, याद रखिएगा, राजा राम मनोहर राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजे थे। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव या कालिदास? याद रखिएगा, जयदेव या कालिदास,
आप यह बताइए सत्याग्रह प्रकाश की पुस्तक के लेखक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप बताएंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। इनको मैक्स मूलर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मैक्स मूलर ऑफ इंडिया। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो। सत्याग्रह प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा की थी। इन्होंने किया था वेदों की ओर लौटो, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, वेदों की ओर लौटो। और पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द का उपयोग किया था, याद रखिएगा, स्वराज शब्द का उपयोग किया था। इन्होंने ये कहा था कि बुरे से बुरा ब्रिटिश शासन और स्वदेशी राज्य से खराब होता है, याद रखिएगा, बुरे से बुरा स्वदेशी शासन ब्रिटिश राज्य से अच्छा होता है, ये भी याद रखिएगा। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिए, किसी भारत को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। और जनगण मन अधिनायक जय जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें बात करते हैं कालिदास। तो कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किए थे। इनकी अन्य पुस्तक में ऋतु संहार है, रघुवंशम है, कुमार संभवन है, मालविकाग्नि मित्रम है। ये जो है कालिदास पुस्तक का नाम है। और जयदेव की बात करते हैं तो इन्होंने जो है विक्रमी संवत लिखा है। विक्रमियों संवत किसने लिखा है, तो जयदेव की पुस्तक का नाम है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व, ये पूछा गया है कि जो है विश्व में ये जो है इस समय जो है जो आपका क्वेश्चन पूछा गया विश्व से संबंधित है, किस संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 2.5 अरब लोगों की श्रवण क्षमता होने की खतरा है। बताइए ये कहाँ से संबंधित है कि जिसकी जो है ध्वनि संबंधित जो है आपका जो है यहाँ पर दिया गया। तो करेक्ट आंसर बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, या सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, गावी, या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। करेक्ट आंसर बताइए। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है कि 2050 तक 2.5 अरब लोगों की स्वर्ण क्षमता होने की खतरा। याद रखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। और इसके इस समय अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अजानो, याद करिए टेड्रोस अजानो। इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस समय क्या है, इसके जो है अध्यक्ष। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो है आपका जो है थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है, लेकिन जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों आपको ऑप्शन बताए जा रहे हैं। तो ये जो है कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो को जो आ रहा है उसको बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।